कि हम जब कभी किसी एग्ज़ाम को लिखते हैं तो हमारा ये उम्मीद रहती है, हमारी ख्वाहिश रहती है कि हम अच्छा रैंक लें, अच्छा कोर्स करें। लेकिन इस साल जो है इतने सारे सवालात हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इतने सारे वाक़यात हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो क्या बच्चों पे असर नहीं पड़ेगा? यकीनी तौर पर पड़ रहा। देखिए, यहाँ पर अगर आप पिटिशनर की लिस्ट में देखेंगे, ऐसे कई तलबा हैं जिनके मार्क्स 650 से ज़ायद हैं जी, जिनकी स्टडी बाहर हुई है। जी। एक कैंडिडेट है 657 मार्क्स है और उनकी स्टडी फर्स्ट से 12 तक बाहर हुई, लेकिन वो परमानेंट तेलंगाना के रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, उनके पास आधार कार्ड भी है। जी हाँ। आप ऐसे कई बच्चे हैं जिनके मार्क्स 500 से ज़ायद हैं, जी, क्या वो लोकल में आएंगे, क्या वो नॉन लोकल में आएंगे, क्या उनको सीट ए कैटेगरी में मिलेगी, बी में मिलेगी या सी में मिलेगी। इस तरीके से जो 3 कैटेगरीज भी हैं वो क्लियर ना होने से फाइनल वेरिफिकेशन के बाद आपको कैटेगरी मालूम होंगी। सर एक अहम सवाल है कि मेरा आपसे कि नीट नेशनल लेवल का होता है लेकिन नीट इंडिविजुअल होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जो बात नीट और नीट की कही है, आपने एक बच्चे की शख्सियत या उन पर इंफ्राजी सवाल किया है। नीट दरअसल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है जो नेशनल लेवल का कौमी सतह का है, और दूसरी तरफ एक इंफराजी तौर पर बात करेंगे तो नीट इंडिविजुअल है, एक इंफराजी ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत थी कि मैं BBS हासिल करूँ, क्योंकि सीट थी कि BDS की सीट मुझे मिले, तो इंफराजी ज़रूरत के लिए, दुश्वारियों के लिए ये जो उलझनें आ रही हैं, ये उसको सवालत करने की वजह से लोगों की उलझन बढ़ रही है। आप उलझन में ना रहें, सब्र करें, इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, नतीजा आ जाएगा और उसके साथ ही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जब प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो आप उसको कंप्लीटली फॉलो करते चले। नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम MA हमीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नीट के ताल्लुक़ से। नीट को लेकर कई वजूहात आपके सामने हैं, हकीकत आपके सामने है, तजुर्बात आपके सामने है, हालात भी आपके सामने है, लेकिन इसके पीछे ताख़िर की वजूहात क्या है उस बारे में हम तफसील से बात करेंगे MA हमीद से। सर आप जानते हैं नीट 2024 कई तनाज़ात का शिकार भी रहा, कई राहत का बाइस भी बना, लेकिन अब जो सूरत हाल पाई जाती है, ख़ासकर बच्चों में एक जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि हमारी काउंसलिंग कब होगी, सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारा कोर्स कंटिन्यू होगा या फिर कुछ और वजूहात की वजह से मेरे ताख़िर की जाएगी। तो इन तमाम के पीछे क्या वाक़यात है, क्या हालात है, क्या आपके तजुर्बात है और क्या हकीकत है इसकी? नीट 2024 की बात करें तो इम्तिहान के साथ जो ही उसका नतायज आए, रिज़ल्ट आया 4 जून से ये तनाज़ात में शिकार रहा। 7 जून से 4 अगस्त तक 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट में केस चला, कौमी सतह पर मसला रहा, कब आएगा, क्या रीनीट होगा। एक उलझन थी, उलझन दूर हुई, खदशात दूर हुए, तुलवा में और सरपरस्तों में कुछ राहत हुई कि रीनीट नहीं होगा। रिवाइज के बाद रिजल्ट आ गया। उसके बाद तेलंगाना की बात करेंगे, नेशनल लेवल पर शेड्यूल आ गया और काउंसलिंग का पहला राउंड हो गया MCSE का, ऑल इंडिया कोटे का। लेकिन हमारी रियासत तेलंगाना में फिर एक मज़ीद तनाज़ा आ गया, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में 2 महीने गुजर गए, यहाँ पर 1 महीना हाई कोर्ट में गुजर गया। यहाँ पर एक मसला रहा। इस बार गवर्नमेंट ने प्रोस्पेक्टस पर GO नंबर 33 में एक वजाहत कर दी कि 9 से 12 तक, 9, 10, 11, 12 यानी 9th और 10th इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तेलंगाना में पढ़े होंगे, तो लेकोल में होंगे या फिर रेसिडेंस बेस पर। तो यहाँ खुली वजाहत नहीं थी, गाइडलाइन में क्लियरिटी नहीं थी कि या रेसिडेंस को देखे या ना है। इस बुनियाद पर यूनिवर्सिटी ने A कैटेगरी CAQ का रजिस्ट्रेशन किया, सब लोग रजिस्ट्रेशन करवा दिए। B कैटेगरी, C कैटेगरी, मैनेजमेंट कोटा और NRE कोटा, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, लोग रजिस्ट्रेशन करवा दिए। एक लिस्ट आ गई। लिस्ट आने के बाद लोकल और नॉन लोकल का मसला कोर्ट में चला गया, जिसमें A कैटेगरी के भी, B कैटेगरी के तलबा भी है। इस वजह से कोर्ट में, हाई कोर्ट में तवालात अख्तियार करते हुए क़तई फैसला 5 अगस्त को आया। 5 अगस्त की जो क्लियरिटी क्लोजिंग में उसने ये बताया, एक तरफ गवर्नमेंट को कहा कि आप न्यू गाइडलाइन फ्रेम करिए कि क्या वो 4th ईयर यहाँ पढ़े, क्योंकि तेलंगाना के बच्चे आउट ऑफ तेलंगाना पढ़े थे, आउट ऑफ तेलंगाना के बच्चे तेलंगाना में पढ़े थे। ये लोकल और नॉन लोकल का इशू था। इसी तरीके से कुछ बच्चे परमानेंट तेलंगाना के थे जिन्होंने रेसिडेंस सर्टिफिकेट दिया। तो इस तरीके से ये तनाज़ा दूर हुआ और 150 पेज का एक तवील जजमेंट आया।
यकीनन बड़ी सूरत हाल संगीन है। वो तलबा तालिबात जो नीट लिख चुके हैं या रैंक आ चुका है या फिर वो काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं, तो उन्हें लोकल और नॉन लोकल के दायरे में रहकर जो है कैद कर दिया गया। सर ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर लोकल, नॉन लोकल, ये चार ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बात बड़ी अच्छी की आपने। तलबा की तादाद देखेंगे तो लगभग 51 एक है, जी। 83 एक है जी। जिन्होंने पिटिशन डाला, जिसको हम पिटिशनर कहते हैं जी अदालती ज़बान में। अब वो पिटिशनर की तरफ से उसमें जो मसला था, अलग अलग लायर्स ने देते हुए एक की तभी जजमेंट दिया 153 की जजमेंट में। जी उसका असर इन तमाम तलबा पर है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। जी ए कैटेगरी के लगभग 12,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जी बी कैटेगरी के लिए मजीद 6,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। जी KNR UHS तेलंगाना की जो यूनिवर्सिटी है, जी। ए कैटेगरी के लिए 3,600 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज की, जी काउंसलिंग प्रोसेस फीस, जी। और वहीं पर बी कैटेगरी के लिए आपको 6,300 रुपये दिए गए। जी इस तरीके से पेमेंट हुआ, रजिस्ट्रेशन हो चुका, लिस्ट आ गई। लेकिन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद जी फाइनल मेरिट लिस्ट में ये मसला आया, किसको हम OU लोकल दें, किसको नॉन लोकल दें, क्योंकि यहाँ पर तमाम सीटें 100% जो 85% है वो पूरी सिर्फ लोकल के लिए है, जी और नॉन लोकल में 15% सीट नॉन लोकल के और 85% लोकल के। तो यहाँ ऐसे कई तलबा है जो परमानेंट तेलंगाना के गए लेकिन उन्हें 12th बाहर से किया था, उनका नाम लिस्ट में नहीं है। जी बाद बच्चे 10th बाहर किए, इंटर यहाँ किए, उनका नाम लिस्ट में आया। जी वो लोग बताते कि हम 10th बाहर पढ़े थे, इंटर यहाँ पढ़े हैं, हम तेलंगाना के हैं। 10th बाहर पढ़े, इंटर यहाँ पढ़े, तो एक मसला हो गया। हाँ। एक 10th यहाँ पढ़ के इंटर बाहर किए, गए। जैसा कर्नाटक में के बाहर किए या आंध्रा में किए, उनका एक मसला। जी। एक ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट से 12th तक बाहर पढ़े लेकिन तेलंगाना के हैं, रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगाए, डोमिसाइल लगाए। इस तरीके से कोर्ट की पूरी कंप्लीट जजमेंट को पढ़ेंगे 153 पेजेस का। उसमें आपको एक तरफ डायरेक्शन दिख रहा है कि हुकूमत से कह रहे हैं कि गाइडलाइन फ्रेम करो, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी से कह रहे हैं कि क्या आप इनको लोकल में कंसीडर करते हुए इनको एलिजिबल दो वेब ऑप्शन का। अब इस तरीके से यूनिवर्सिटी कोई फैसला नहीं कर पाई, वरना आपको मेरिट लिस्ट आ जाती 2 दिन में, फास्ट ट्रैक पर आता था। फिर एक सवाल पैदा हुआ कि क्या सुप्रीम कोर्ट को रुजू करें या फिर गवर्नमेंट को नई गाइडलाइन बनाने दें। इस तरीके से मजीद उलझन बरकरार है। यकीनन गाइडलाइन क्या बनेगी, कैसे होगा, क्या फ़ैसला आएगा, कौन लोकल में आएगा, कौन नॉन लोकल में आएगा, कोई रेसिडेंशियल में आएगा, कोई ऑब्जर्वेशन में आएगा, ये सब तमाम चीज़ें हैं जब चेकलिस्ट में आप देखेंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल ये बनता है सर कि हम जब कभी किसी एग्ज़ाम को लिखते हैं तो हमारा ये उम्मीद रहती है, हमारी ख्वाहिश रहती है कि हम अच्छा रैंक लाएँ, अच्छा कोर्स करें। लेकिन इस साल जो है इतने सारे सवालात हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इतने सारे वाक़यात हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो क्या बच्चों पर असर नहीं पड़ेगा? यकीनी तौर पर पड़ रहा। देखिए यहाँ पर अगर आप पिटिशनर की लिस्ट में देखेंगे, ऐसे कई तलबा है जिनके मार्क्स 650 से शायद हैं, जी जिनकी स्टडी बाहर हुई है। एक कैंडिडेट है 657 मार्क्स है और उनकी स्टडी फर्स्ट से 12th तक बाहर हुई, लेकिन वो परमानेंट तेलंगाना के रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, उनके पास आधार कार्ड भी है। जी हाँ। आप ऐसे कई बच्चे हैं जिनके मार्क्स 500 से ज़ायद हैं, क्या वो लोकल में आएंगे, क्या वो नॉन लोकल में आएंगे, क्या उनको सीट ए कैटेगरी में मिलेगी, बी में मिलेगी या सी में मिलेगी। इस तरीके से जो 3 कैटेगरीज भी हैं वो क्लियर ना होने से फाइनल वेरिफिकेशन के बाद आपको कैटेगरी मालूम होंगी, ज़िमरा मालूम होगा किस में आएंगे। इस तरीके से मज़ीद उनकी उलझन थी, जो कि नीट 2024 एग्ज़ाम के बाद, नतीजे के बाद जो उलझन बरकरार रखा है। आज भी हर दफ़ा हर सरपरस्त की, हर पेरेंट की नीट, क्या हमको सीट आएगी, वेब ऑप्शन कब शुरू होगा, चॉइस फिलिंग कब करना है, कॉलेज को कैसे सेलेक्ट करना है, सीट मिलती है या नहीं। एक बार मसला पूरा हल होगा, यूनिवर्सिटी ट्रैक पर आ जाएगी, तो डेली आपको देखेंगे फर्स्ट राउंड भी हो जाएगा, सेकंड राउंड भी होगा, ए कैटेगरी भी होगी, बी कैटेगरी भी होगी, MBBS भी आ जाएगा, BDS भी आ जाएगा। यकीनन सूरत हाल बड़ी पेचीदा है, लेकिन हौसला, हिम्मत और कोशिश से हम आगे बढ़ सकते हैं, उम्मीद से रह सकते हैं कि हमें सीट मिलेगी। सर अब इन तमाम हालात के दरमियान में मैं आपसे मशवरा चाहता हूं कि ख़ासतौर हमारे व्यूवर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या चेकलिस्ट बनाना चाहिए, उन्हें कैसे अप्रोच होना चाहिए? देखिए अब यहाँ पर मसला चेकलिस्ट बनाने का, अप्लाई करने का नहीं, रजिस्टर्ड कैंडिडेट जिन्होंने अपने ए कैटेगरी CAQ में तमाम सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया, उनका लिस्ट में नाम आ गया। जिन्होंने जो सर्टिफिकेट किया था वो OU थे, लोकल आ गया, लेकिन वो सर्टिफिकेट अभी वेरीफाइड नहीं हुए। वेरीफाइड के बाद
वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का आपको फॉर्म निकलेगा जी। और आपको यूनिवर्सिटी की जो टीम होती है एक्सपर्ट की, जो आपको कमेटी जो वेरीफाइड करती है, जी। उसके बाद ही जो लिस्ट आती है उसकी बुनियाद पर आपको एलिजिबिलिटी पर वेब ऑप्शन एंट्री होती है। जी। यानी आप एक्सरसाइज करना, कॉलेज को सेलेक्ट करने का नाम आता है। वो जब आएगा माइनॉरिटी मुस्लिम में आएगा, मुस्लिम को एलिजिबल होंगे, जी। लोकल में आएगा, लोकल को एलिजिबल होंगे, कैप में आएगा, कैप को एलिजिबल होंगे, जी। पीडब्ल्यूडी में आएगा, पीडब्ल्यूडी में आएंगे। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन की लिस्ट जो रुकी हुई है लोकल नॉन लोकल, चूँकि 2023 तक तेलंगाना आंध्रा में 10 साल का अग्रीमेंट था जी हाँ। और 15% सीटें टॉप रैंक में आंध्रा के बच्चों को दी जाती थी, जी। आंध्रा के बच्चों को तेलंगाना में दी जाती थी जी। और वो अग्रीमेंट ख़त्म हो गया। अब 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस वजह से नई जो हुकूमत आई है उसने जो गाइडलाइन दी है वो पूरी वजह, चूँकि खुद मुअज़्ज़िज़ हाई कोर्ट ने ये सवाल किया है कि क्या आपने गाइडलाइन में पूरी सराहत नहीं की। एक तरफ कह रहे हैं कि आप स्टडी यहाँ करो, ये दूसरी तरफ पूछ रहे हैं कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगाओ। तो रेसिडेंस कौन लगवाते हैं? जिनकी स्टडी बाहर होती है। और इस तरीके से कोर्ट में देखेंगे आप, मेम्बारों को जो तहसीलदार है उनको भी पार्टी बनाते हुए जजमेंट दिया गया कि आपने रेसिडेंस दिया है वेरिफिकेशन करते हुए। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी सोच रही है कि क्या हम फिर पिटिशनर को ही लोकल की कंसिडर कर दें या फिर सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार कर जाएं या फिर हुकूमती गाइडलाइन को देखें। सूरत हाल वाज़े हो जाएगी 2 दिनों के अंदर, और अगर जब लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट में देखना होगा आप किस कैटेगरी में हैं, क्या आप एलिजिबल है या नॉट एलिजिबल है, वो चीज़ें आपको मालूम हो जाएगी। सर अब ये प्रोसेस हमारे सामने है, वो फिर वेरीफाई होना है, तो इस दरमियान में हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ इंतज़ार। अब देखिए इस वक्त इंतज़ार की घड़ी हुई होती है, हर दिन इंतज़ार चल रहा है। जैसा आप हमको क्या करना है, ना आपको चेकलिस्ट बनाना है ना सर्टिफिकेट बनाना है, सिर्फ इंतज़ार करना है कब नाम आता है। एक राउंड 1 होगा, एक राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा या मापअप राउंड होगा, एडिशन मापअप राउंड होगा। आपको KNR UHS की वेबसाइट को देखना है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स को चेक करना है, करेक्ट अपडेट रखना है। ये नहीं कि चार्टिंग में इसने ये कहा उसने ये कहा, हमको अपडेट करते हुए रूल्स को फॉलो करना है। क्योंकि प्रॉस्पेक्टस को देखेंगे, प्रॉस्पेक्टस की जो गाइडलाइन थी, अब यूनिवर्सिटी क्या डिसीजन लेती है, यूनिवर्सिटी की जो कैटेगरी रहेगी वो फाइनल रहेगी, उसी की बुनियाद पर आपको होगा। अब जो है सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार करिए ख़त्म हो जाएगी तब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। और अगर काउंसलिंग शुरू होती है तो फास्ट ट्रैक पर हर दिन 2 दिन 3 दिन में आपको 1 ही महीने के अंदर पूरा प्रोसेस ख़त्म कर दिया जाएगा। सर अब जो काउंसलिंग रुकी हुई है, जैसे कि आपने कैटेगरी वाइज बात बताई है, ABCD की बात करी है, तो ये बताइए कि जब काउंसलिंग फाइनल हो जाएंगे तो क्या कंटिन्यू पूरे होंगे या फिर ताख़िर की जाएगी? देखिए एक ही दफ़ा मुकम्मल नहीं होती है जी। आपके सवाल के हवाले से मैं नाज़रीन को मशवरा देता हूँ कि जैसा कि किसी को सीट फर्स्ट राउंड में नहीं आई, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं रहती। जो सिस्टम बना हुआ है कि आपको अलाटमेंट एक ही राउंड में पूरा नहीं किया जाता। फर्स्ट राउंड में 50% या 60% सीट पर ही अलाटमेंट होता है जी। सेकंड राउंड में मजीद 25% होता है। मापअप में या बचे हुए सीटों के बाद मापअप में पूरी सीट फिल हो जाती है। उसके बाद एडिशनल मापअप या स्टे वैकेंसी आती है अगर सीट खाली हो। जिन कॉलेज में सीट खाली होती है वहीं पर होता है, क्योंकि आपको अपडेट करना होता है। फर्स्ट राउंड के बाद आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है, सेकंड राउंड के बाद आप थर्ड राउंड को एलिजिबल नहीं है, आपको सीट अलाट नहीं हुई है, आप वहाँ पर एलिजिबल है। तो ये आपको अपडेट इंफॉर्मेशन या गाइडलाइन जो मिलती है वेबसाइट पर, यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन मिलती है। जैसा कि आंध्रा में तेलंगाना में फ़र्क है, आंध्रा में एक ही दफ़ा वेब ऑप्शन देना है और सेकंड राउंड में वो ऑटोमेटिक अपग्रेड होते हैं, लेकिन तेलंगाना में हर राउंड में अपलोड देना है। और सेकंड राउंड के बाद आपको फ्री एग्जिट होती है या फिर उसके बाद आपको ऑप्शन देने का मौका नहीं मिलता। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को मौका मिलता है जिनको सीट अलाट ना हुई हो। यकीनन ये मशवरा आपके लिए बेहतर है, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग अटेंड करते हैं तो जो सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम में जो तरतीब दी गई है, अगर उसको जो आप मद्देनज़र रखेंगे, उन मालूमात को भी आप हासिल करेंगे जो अपडेट किए जाते हैं, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सर एक अहम सवाल आपसे मैं करूँगा कि यहाँ पर काउंसलिंग की ताख़ीर क्या खैर का मामला बताइए? देखिए यहाँ पर तो अभी तक जितने पिटिशन है, पिटिशन के लिए राहत दर खबर है हमारा में भी आ रही है। कभी आंध्रा ज्योति ने खबर आई, फिर यूनिवर्सिटी ने उसका रिजाइंडर दिया, दक्कन क्रॉनिकल में न्यूज़ आई, फिर उसके बाद रिजाइंडर यूनिवर्सिटी ने दिया। इस तरीके से ग्रुप में तो बोलिए मत आप
खैरियत में जितनी ज़बान होती जी है हाँ। वो अपनी राय देता है। अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप के अंदर भी लोग डिस्कशन करते हुए जी। लेकिन यहाँ पर हम आप तमाम नाज़रीन को यह मशवरा देते हैं कि आप यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन को फॉलो करें। हम ये कहें, उन्होंने ये कहें, उन्होंने कहे, बिल्कुल ना रहें, चूँकि फर्स्ट राउंड में क्या डिसीजन लेती है यूनिवर्सिटी, क्या गाइडलाइन देती है, उसको फॉलो करना है। सेकंड राउंड में फॉलो करना है, फ्री एग्जिट को देखना है, सीट मैट्रिक्स को देखना है, कॉलेजेस को देखना है। ए कैटेगरी में तमाम कॉलेजेस होते हैं, एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ सिर्फ बी कैटेगरी है, नीलमा कॉलेज, नीलमा यूनिवर्सिटी जो अनुराग यूनिवर्सिटी का है, लेकिन वो काउंसिलिंग में बी और सी के लिए है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिर्फ CAQ होता है, बी और सी में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं आते। इस तरीके से आप देख लें कौन से कॉलेज है, कौन से कॉलेज नहीं है। चूँकि पिछले साल एक मसला आया था सेकंड राउंड के बाद, वो था तेलंगाना आंध्रा का ऐसे कॉलेजेस जो 2014 के बाद कायम हुए, तेलंगाना बनने के बाद कायम हुए, उसमें आंध्रा वालों को सीट नहीं दी गई थी। इस तरीके से आपको अपडेट रहना सबसे अहम है। सर, एक अहम सवाल है कि मेरा आपसे कि नीट नेशनल लेवल का होता है लेकिन नीट इंडिविजुअल होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जो बात नीट और नीट की कही है, आपने एक बच्चे की शख्सियत या उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर सवाल किया है। नीट दरअसल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है जो नेशनल लेवल का कौमी सतह का है। और दूसरी तरफ एक इंफरादी तौर पर बात करेंगे तो नीट इंडिविजुअल है, यानी एक इंफरादी ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत थी कि मैं MBBS हासिल करूँ, क्योंकि उस चीज़ थी कि BDS की सीट मुझे मिले। तो इंफरादी ज़रूरत के लिए, दुश्वारियों के लिए ये जो उलझनें आ रही हैं, ये उसको तवालत करने की वजह से लोगों की उलझन बढ़ रही है। आप उलझन में ना रहें, सब्र करें, इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, नतीजा आ जाएगा। और उसके साथ ही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जब प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो आप उसको कंप्लीटली फॉलो करते चले, क्योंकि आप तकरीबन 90% ख़त्म हो गया, सिर्फ कॉलेज की ऑप्शन देना और सीट हासिल करना, यह बाकी है। सर, आप मुख्तलिफ कॉलेज जाते हैं, वहाँ काउंसलिंग करते हैं, कई तजुर्बात से भी लोगों को रोशनास कराते हैं, कई एक्सपीरियंस आपके सामने रहते हैं, कई बच्चों के सवालात आपके सामने रहते हैं। तो इस बार का जो हालात बने हुए हैं, तो क्या बच्चों के जहन में चल रहा है, किस तरह के सवालात आपसे करते हैं, क्या हालात का मुकाबला करते हैं या फिर मायूस हो जाते हैं वो? हाँ, सबसे पहला तो आपने जो बात की है, हर तालिब इल्म का पहला सवाल होता है, सर क्या मुझे सीट मिलती है, मिलेगी तो किस कॉलेज में मिलेगी, आएगी। अब इसका हम जब जवाब देते हैं, आप पिछले कट ऑफ को ना देखें, इस बार का कट ऑफ देखें क्या आता है। जैसा कि हम यहाँ इस मरतबा का जो प्रिडिक्ट चल रहा है, अब तक का जो एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक, हम बात मुस्लिम की, माइनॉरिटी की, तेलंगाना की करेंगे तो लास्ट दफ़ा 433 पर अयान में ख़त्म हुआ था और 432 पर महावीर में BCE पर ख़त्म हुआ था। और इस दफ़ा वो मार्क्स 480 को टच हो रहे हैं। आपका ये सवाल हर एक का ये है, क्या मुझे सीट मिलेगी, चाहे हम इंफरादी काउंसलिंग करें, किसी कॉलेज में प्रोग्राम करें, यहाँ पर काउंसलिंग का प्रोग्राम रखें, हर एक का ये सवाल होता है। हम ये कहेंगे कि आपके मार्क्स क्या हैं, लास्ट टाइम कट ऑफ क्या था, इस बार कट ऑफ क्या होगा, किस कैटेगरी में सीट मिलेगी, BCE में गवर्नमेंट में मिलेगी या नॉन माइनॉरिटी में मिलेगी। माइनॉरिटी में मिलेगी तो आप BCE के अलावा जनरल माइनॉरिटी में, मुस्लिम माइनॉरिटी में मिलेगी। तो आप अपने रैंक और अपने मार्क्स के मुताबिक काउंसलिंग अटेंड करते रहें। राउंड 1, राउंड 2, माप अप और एडिशनल माप अप, आखिरी में स्टे वैकेंसी तक टच में रहें। यकीनन माहिर तालीम ने मशवरा दिया कि नीट जो लिखे हैं, रैंक जिसका अच्छा है, जिसे सीट मिलने का पूरी उम्मीद है, लेकिन हालात और ख़यालात और तजुर्बात और हकीकत क्या है आपके सामने है। तो बस उन्होंने कहा कि इंतज़ार करें, आपके लिए बेहतर रास्ता निकलेगा, आपका हक़ आपको मिलेगा, आपकी तालीम जारी रहेगी, आप अच्छे मुस्तक़बिल की तरफ दौड़ सकते हैं। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर तालीम को इजाज़त दें। मज़ीद कुछ आपके सवालात हैं जो जानना चाहते हैं तो हमारे इनबॉक्स में दें, और आप शख्सी तौर पर MA हमीद से मुलाकात करना चाहते हैं तो सुबह 11 था शाम 7 बजे के दरमियान MA हमीद से मुलाकात करने के लिए रोज़ाना सियासत आएँ और उनसे मुलाकात करें। अपने मुस्तक़बिल को संवारने के लिए क्या आपके असनाद है, क्या आपके सवालात है, क्या आपका मुस्तक़बिल बन सकता है, उस पर भी आप जो है रोशनी डाल सकते हैं। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर तालीम को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत टीवी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस। अल्लाह हाफ़िज़।